चलिए आज हम पढ़ते हैं सीआरपीसी के अंतर्गत आगे इन्वेस्टिगेशन के बारे में, अन्वेषण के बारे में। इन्वेस्टिगेशन किसे कहते हैं, अन्वेषण किसे कहते हैं, आज जानेंगे। इन्वेस्टिगेशन किसे कहते हैं, या इंग्लिश में से इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, ठीक है, और ये किसके द्वारा की जाती है। समझ में आ रहा है, आवाज आ रही है सभी को? सचिन, मानसी? जी सर, आ रही है। चलिए ठीक है, समझते हैं। देखिए, सीआरपीसी की धारा 2H के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन को परिभाषित किया गया है, अन्वेषण को परिभाषित किया गया। अन्वेषण जो है वो एक प्रशासनिक कार्रवाई होती है जो पुलिस के द्वारा की जाती है। इसके द्वारा की जाती है इन्वेस्टिगेशन, हमेशा अन्वेषण जो है हमेशा पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाता है, और इसलिए ये एक प्रशासनिक कार्रवाई होती है। ठीक है, ये न्यायिक कार्रवाई नहीं होती ये, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो कभी भी मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा नहीं किया जाता। चलिए इसकी परिभाषा जानते हैं, फिर इसको और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी धारा 2H के अंतर्गत इसे किस तरह से परिभाषित किया गया। तो देखिए, धारा 2H क्या कहती है। धारा 2H कहती है कि अन्वेषण के अंतर्गत वे सभी कार्रवाई सम्मिलित होती हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी के द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसे मजिस्ट्रेट के द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाती है। अब इसको हम सरल शब्दों में समझते हैं। तो सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन का जो तात्पर्य है, इसका जो मीनिंग है वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन जो होती है या अन्वेषण जो होता है वो सभी कार्रवाइयां हैं, वो सभी कार्य हैं जो इस संहिता के अकॉर्डिंग, इस संहिता के अधीन रहते हुए एक पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाती है। मतलब ऐसी सभी कार्रवाइयां जो एक पुलिस अधिकारी के द्वारा की जा रही हैं या की जाती हैं, या मजिस्ट्रेट को छोड़कर मजिस्ट्रेट जिस व्यक्ति को अपॉइंट करे, इस काम के लिए प्राधिकृत करे, लगाए, उस व्यक्ति के द्वारा साक्ष्य एकत्र करने के लिए जो भी किया गया, कार्रवाई की गई है, वो क्या कहलाएगा, इन्वेस्टिगेशन कहलाएगा। ठीक है, अर्थात साक्ष्य एकत्र करने के लिए मजिस्ट्रेट के द्वारा लगाए गए किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा जो भी कार्रवाई की जाती है, उस सभी कार्रवाई क्या कहलाती है, उस सभी कार्रवाइयां जो है इन्वेस्टिगेशन कहलाती है, अन्वेषण कहलाती है। क्लियर? बताएं, इतना समझ में आया? तो इन्वेस्टिगेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्यों किया जाता है, तो इन्वेस्टिगेशन क्यों किया जाता है अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन हमेशा साक्ष्य एकत्र करने के लिए किया जाता है, एविडेंस इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन क्यों किया जाता है, बताओ सभी लोग? साक्ष्य एकत्र करने के लिए। क्लियर हुआ इतना? और ये साक्ष्य एकत्र करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाइयां किसके द्वारा की जाती है, तो दो लोगों के लिए बताया गया है। या तो किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, यदि पुलिस अधिकारी नहीं है या किसी कारणवश मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से कराना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, साक्ष्य एकत्र करने के लिए अपॉइंट कर सकती है, लगा सकती है। ठीक है, अब मजिस्ट्रेट, बात यहाँ आती है कि मजिस्ट्रेट जिसको चाहे उसको लगाकर इन्वेस्टिगेशन करा सकती है। तो क्या मजिस्ट्रेट स्वयं इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, बताओ? कर सकता है सर। देखिए, मजिस्ट्रेट जिससे कहेगा कहेगा अखिलेश तुम इसका इन्वेस्टिगेशन करोगे, तो तुम भी कर सकते हो इन्वेस्टिगेशन। पुलिस अधिकारी तो करेगी, उसको तो पावर दी गई है, दोनों को दी गई। क्या मजिस्ट्रेट स्वयं कर सकता है इन्वेस्टिगेशन किसी मामले की? अगर किसी मामले को स्वयं इन्वेस्टिगेशन करना करे, अन्वेषण करना चाहे, देखना चाहे, साक्ष्य एकत्र करना चाहे उस मामले के बारे में, क्या कर सकता है? सर कर सकता है, उसे अधिकार है। बताएं।
नहीं कर कर सकता सकता, नहीं कर सकता। साफ साफ अभी मैंने बताया, मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी व्यक्ति के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा प्राधिकृत होने पर, मजिस्ट्रेट के द्वारा लगाए जाने पर वो साक्ष्य एकत्र कर सकता है। मजिस्ट्रेट स्वयं कार्य नहीं कर सकता, मजिस्ट्रेट स्वयं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, तो लेकिन वो जिसको लगाएगा वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ना हो जाए। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों किया गया बताएं? ऐसा इसलिए किया गया है कि जो भी विचारण चल रहा है, जो भी ट्रायल हो रहा है, वो स्वच्छ हो, जस्ट हो, फेयर हो, रीजनेबल हो। अब देखिए, जो मजिस्ट्रेट अगर साक्ष्य एकत्रित करेगा और वही फैसला सुनाएगा, तो वो क्या हो गया? क्या न्याय कर पाएगा? वो तो एक पार्टी की तरफ झुक जाएगा, दूसरी को खिलाफ सबूत इकट्ठा करेगा, तो दूसरे के खिलाफ फैसला दे देगा। तो फिर फेयर ट्रायल कैसे हो पाएगा? स्वच्छ विचारण कैसे हो पाएगा? इसलिए विचारण जो हो स्वच्छ हो सके, फेयर ट्रायल हो सके, और इसीलिए ये प्रावधान किया गया है कि मजिस्ट्रेट जिसको चाहे उसे अपॉइंट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन स्वयं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, अन्वेषण नहीं कर सकता। ठीक है? और पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कर सकता। क्लियर हुआ? सभी को बताएं। जी सर। तो बताइए, इन्वेस्टिगेशन कौन कौन व्यक्ति कर सकता है? पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा उसके मजिस्ट्रेट द्वारा लगाया, कोई पुलिस अधिकारी कर सकता है, या मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेट लगाया। के द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है। लेकिन क्या मजिस्ट्रेट स्वयं कर सकता है? तो स्वयं नहीं कर सकता है। ठीक है? दूसरी बात, ये जो इन्वेस्टिगेशन है क्यों किया जाता है, अगर हम बात करें तो ये क्यों किया जाता है? बताओ, किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है? ठीक है, अभी बताया, साक्ष्य एकत्र करने के लिए। ठीक है, पुलिस का काम क्या है? उसके बाद अगर कोई FIR दर्ज हुई, NCR दर्ज, मतलब किसी ने शिकायत की, कोई भी उसको सूचना, शिकायत नहीं, किसी व्यक्ति ने अगर मजिस्ट्रेट वो पुलिस अधिकारी को कोई सूचना दी किसी अपराध के बारे में, तो पुलिस अधिकारी का कार्य है ये पता लगाना कि किसने ऐसा अपराध किया, उसके बारे में साक्ष्य एकत्र करना, और उन साक्ष्यों को कहाँ पेश करे? मजिस्ट्रेट के सामने, न्यायालय के सामने, ताकि वो जो दोनों पार्टियां मजिस्ट्रेट के सामने आए तो मजिस्ट्रेट ये फैसला कर सके कि आखिर इसमें से कौन गलत कह रहा है, कौन सही कह रहा है। वो कैसे कर पाएगा? जब वो मजिस्ट्रेट के पास साक्ष्य होंगे। ठीक है, तो साक्ष्य एकत्र करने का कार्य कौन करेगा? पुलिस अधिकारी करेगी। क्लियर हुआ? अगर लगता है कि पुलिस वाले किसी एक पार्टी का तरफ, एक को फंसाने में लगे हुए हैं, दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं, स्वच्छ विचारण, स्वच्छ अच्छे से फेयर जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? किसी अन्य व्यक्ति को अपॉइंट कर देगा, लगा देगा कि जाओ तुम इस मामले का इन्वेस्टिगेशन करो, जैसे CID वाले लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो CID वाले अन्य लोग भी तो आ गया। ठीक है, अब लगता है कि ये मामला जो है पुलिस के द्वारा नहीं निपट सकता है, तो किसी अन्य एजेंसी को जो वही इन्वेस्टिगेशन साक्ष्य एकत्र करने का काम करती हो या कर सकती हो, या जो ये योग्य व्यक्ति लगता है, उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा साक्ष्य एकत्र करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है? जी हाँ। हाँ, मैंने किसी भी व्यक्ति, ठीक है, जो मजिस्ट्रेट इसको इस योग्य समझे कि जो इसके बारे में सबूत एकत्रित कर सकता। ठीक है? जी। देखिए, इसके बारे में केस याद रखिए, केस है, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन संबंधित है, रिस्वुड बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव, दिल्ली प्रशासन, या रिस्वुड बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली। ठीक है, रिस्वुड बनाम दिल्ली प्रशासन। ये जो माने, इस मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्णय किया गया कि अन्वेषण शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित बातें शामिल होती। अन्वेषण में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? इन्वेस्टिगेशन में जब
साक्ष्य एकत्र किया जाएगा पुलिस के द्वारा किसी में, तो वो क्या क्या कार्य किए जाएंगे एक साक्ष्य एकत्र करने के लिए। तो देखिए इसमें बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी पुलिस अधिकारी को या किसी व्यक्ति को घटना स्थल पर पहुंचना होगा। वो जहां पर वारदात हुई है, घटना हुई है, अपराध हुआ है, उस स्थान पर वो व्यक्ति जाएगा और फिर मामले के तथ्य और परिस्थितियों को सुनिश्चित करेगा, देखेगा मामला क्या है, तथ्य और परिस्थितियां क्या थी, उनके बारे में पता करेगा। इसके बाद में ऐसे व्यक्तियों की परीक्षा करेगा जो उस घटना से परिचित लगते हैं, ऐसे लगते हैं कि जो घटना के बारे से जुड़े हुए हैं, घटना को देखा है, घटना के बारे में जानते हैं, ऐसे लोगों की परीक्षा करेगा। परीक्षा मतलब उनसे पूछताछ करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ उस स्थान की तलाशी लेगा जो उस घटना से संबंधित है, और जो भी घटना से संबंधित चीजें लग रही हैं, जो उससे संबंधित हैं, जुड़ी हुई हैं, उन चीजों को अपने कब्जे में लेगा। इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा लगता है जो अभियुक्त हो सकता है, संदिग्ध व्यक्ति हो सकता है, जो उस अपराध में शामिल हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को क्या करेगा, वो गिरफ्तार करेगा। ये सारे कार्य करके वो क्या करेगा, साक्ष्य को एकत्र करेगा। क्लियर हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पेपर में आता है, पूछा जाता है इन्वेस्टिगेशन किसे कहते हैं, अन्वेषण किसे कहते हैं, किसके द्वारा किया जाता है, अन्वेषण की आवश्यकता कब होती है। ठीक है, क्लियर हुआ ये सारे क्वेश्चन? जी सर। है ना? हाँ। अब देखिए इन्वेस्टिगेशन हमने पढ़ लिया, इसी तरह से होता है इंक्वायरी, जांच। तो अब हम बात करें जांच, तो ये जांच जो होती है इंग्लिश में कहते हैं इंक्वायरी। तो इंक्वायरी कौन करता है? पुलिस अधिकारी इंक्वायरी करता है, या मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है, या दोनों लोग इंक्वायरी करते हैं? बताएं। इंक्वायरी कौन करेगा? कोर्ट या न्यायालय द्वारा कराई जाएगी सर, या दोनों के द्वारा, या पुलिस अधिकारी का, या न्यायालय? न्यायालय कौन भी करा करेगा? सकता है, मजिस्ट्रेट भी करा सकता है। बताओ समीर, बताओ विजय। जैसा मामला होगा उस हिसाब से कराई जाएगी। देखिए समझिए, देखिए सरल भाषा में या बोलचाल की भाषा में कोई कुछ भी बोलता रहता है, लेकिन लीगल भाषा की बात करें, ठीक है, विधि की बात करें, तो विधि में ये जानिए कि जो इंक्वायरी होती, जांच, ये हमेशा मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा किया जाता है। पुलिस कभी इंक्वायरी नहीं करती, ठीक है, पुलिस कभी भी इंक्वायरी नहीं करती। वो इंक्वायरी कौन करता है? मजिस्ट्रेट और न्यायालय, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये जो जांच जो होती है, इंक्वायरी, ये कैसी कार्रवाई होती है? एक जुडिशियल कार्रवाई होती है, जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, न्यायिक कार्रवाई, न्यायालय के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई। देखिए इंक्वायरी करने की, जांच करने की जरूरत कब पड़ती है? जैसे कोई भी रिपोर्ट लिखाई गई, कोई भी अपराध हुआ, की सूचना जो है किसी पुलिस अधिकारी को दी, पुलिस अधिकारी का अब काम क्या है? उसको दर्ज करे और उसका इन्वेस्टिगेशन करे, मतलब ये देखे उसके बारे में क्या सही है क्या गलत, उसके बारे में साक्ष्य एकत्र करे और उन साक्ष्यों को मजिस्ट्रेट के हवाले करे। अब मजिस्ट्रेट को उसने साक्ष्य बनाकर दे दिए, जो भी उसने कहा कि इन्होंने ऐसा मर्डर किया या इन्होंने नहीं किया, ये निर्दोष है, जो भी उसने रिपोर्ट बना के भेजी, उसने मजिस्ट्रेट को भेज दी। अब मजिस्ट्रेट क्या आंख बंद करके मुझे जो पुलिस ने कहानी बताई है या जो भी रिपोर्ट पेश की गई उस पर यकीन कर ले? बहुत सारे पुलिस अधिकारी झूठ बोलते हैं। मोस्टली ये माना जाता है, समाज और कानून सब यही मानते हैं कि पुलिस अधिकारी झूठे होते हैं, झूठ बोलते हैं, अपनी तरफ से बना के बातें बताते हैं, बहुत सारी चीजें दबाव में थर्ड डिग्री का प्रयोग करके जबरदस्ती सबूत इकट्ठा करते हैं, उसे मजबूर करते हैं, ठीक है। तो पुलिस अधिकारी के पास देखो इन्वेस्टिगेशन के द्वारा जो भी सबूत साक्ष्य पेश हुए, अब मजिस्ट्रेट डायरेक्ट ऐसे एक्सेप्ट करके जो भी तुमने कहा उसको मानकर किसी के खिलाफ क्या वारंट जारी कर दे? बताओ।
तो उसको भी तो कुछ करना पड़ेगा, या तुम्हारी कुछ भी कहानी किसी के खिलाफ वारंट जारी कर देगा, उसको जेल में डाल दे। तो मजिस्ट्रेट पहले क्या कराएगा, उसकी जांच कराएगा कि जो भी रिपोर्ट पेश की गई या जो भी उसके कंप्लेन उसके पास आई है, क्या वो कंप्लेन में या उस रिपोर्ट में कुछ सच्चाई है, कुछ दम है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो जांच करेगा। और जांच करने के बाद अगर उसको प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है कि मामला बनता है, तब फिर आगे उस मामले को संज्ञान में लेगा और उसके ऊपर कार्रवाई शुरू करेगा, मतलब वारंट इशू करेगा, समन इशू करेगा, बाकी चार्जेस फ्रेम करेगा, ये सारे कार्य शुरू कर देगा। ठीक है। तो इसीलिए हम ये जानते हैं कि जांच जो होती है, जांच किसके द्वारा की जाती है, बताएं सभी लोग। मजिस्ट्रेट बताएं। द्वारा या न्यायालय? हाँ, न्यायालय के द्वारा जुडिशियल कार्रवाई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा किया जाता है, पुलिस द्वारा। पुलिस के द्वारा क्या है, पुलिस द्वारा, हाँ मजिस्ट्रेट द्वारा, हाँ अधिकृत व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, उसके द्वारा किया जाता है। क्लियर हुआ इतना। जी सर। अब देखिए परिभाषा इसकी जांच की इंक्वायरी की किस में दी गई है, तो जांच की परिभाषा इंक्वायरी की परिभाषा 2G में दी गई। किसमें दी गई है, धारा 2G में दी गई। क्या परिभाषित किया गया है, तो देखिए जांच की परिभाषा को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि जांच का अभिप्राय विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच से होता है जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट और न्यायालय के द्वारा की जाती है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ये बता देखिए, जांच भी जो होती है वो मजिस्ट्रेट और न्यायालय के द्वारा की जाती है, और विचारण जो होता है ट्रायल, वो भी किसके द्वारा किया जाता है, वो भी मजिस्ट्रेट और न्यायालय के द्वारा किया जाता है। और इसीलिए जब इसकी परिभाषा बताई गई तो परिभाषा में क्या बताया गया है कि विचारण को छोड़कर बाकी जो कुछ भी जांच के रूप में किया जाता है मजिस्ट्रेट और न्यायालय के द्वारा, वो सब चीज जांच। ठीक है, क्या कहा गया है, विचारण को छोड़कर बाकी जो भी किया जाता है तो वो मजिस्ट्रेट और न्यायालय के द्वारा वो सब चीज क्या कहलाती है, वहां की सभी कार्रवाइयां क्या कहलाती हैं, जांच कहलाती हैं, इंक्वायरी कहलाती है। और इस तरह से जांच एक न्यायिक कार्रवाई हो गई, क्योंकि न्यायालय के द्वारा की जा रही है, मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा रही है, जिसमें विचारण शामिल नहीं होता, जिसमें ट्रायल शामिल नहीं है, ट्रायल को छोड़कर बाकी जो भी कार्रवाइयां की गई। ठीक है। इसके अलावा देखिए जो जांच का जो क्षेत्र है वो वाइडर है, बड़ा है, जबकि विचारण का क्षेत्र लिमिटेड है, छोटा है। ठीक है, क्योंकि बताया गया देखिए विचारण को छोड़ के सब कुछ जितना भी है, जितनी भी कार्रवाइयां सब क्या है, जांच। तो किसका क्षेत्र बड़ा हुआ, जांच का क्षेत्र बड़ा हुआ। क्लियर हुआ, बताओ। जी सर। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए जांच के बारे में कौन कौन चीजों के लिए जांच कराई जाती है, जैसे प्रशांति कायम रखने के लिए, श्योरिटी लेने के लिए, प्रतिभूति लेने के लिए जांच कराई जाती है, सदाचार बनाए रखने के लिए, प्रतिभूति श्योरिटी लेने के लिए जांच कराई जाती है। कोई व्यक्ति मानसिक दशा, किसी व्यक्ति के मानसिक दशा का पता लगाने के लिए, अभियुक्त व्यक्ति का, अभियुक्त कह रहा कि मैंने पागल, हमारा अभियुक्त पागल है, अब वो सच में पागल है कि नहीं है इसका पता लगाने के लिए, उसकी मानसिक दशा का पता लगाने के लिए धारा 329 के अंतर्गत क्या किया जाता है, उसकी जांच की जाती है। ठीक है। इसी तरह से आरोप निर्मित करने के लिए कोई भी चार्ज फ्रेम करना है तो चार्ज फ्रेम का तभी किया जाएगा जब ये पता लग जाएगा कि सच में ऐसा कोई कार्य हुआ है। किसी मामले का संज्ञान लेने के लिए, किसी मामले का संज्ञान लेना है तो भी जांच कराना पड़ेगा। संज्ञान तभी लिया जाएगा, संज्ञान और नॉलेज में। ठीक है, किसी चीज पर कार्रवाई करने के लिए नॉलेज में कब लिया जाएगा, जब उसकी जांच हो जाएगी, जांच में लगता है कि ऐसा मामला बनता है, सच में ऐसा कुछ हुआ है, तब क्या किया जाएगा, तब उसकी न्यायालय क्या कराएगा, जांच से ये पता है तब उस पर क्या करेगा, उसको संज्ञान में लेगा और मामला दर्ज करेगा। क्लियर हुआ इतना। तो इन्वेस्टिगेशन और जांच समझ में आ गया। जी सर। जी सर। और यही में देखिए दोनों में ही में अंतर पूछ दिया जाता है, पेपरों में पूछा जाता है जांच और अन्वेषण में क्या अंतर है। देखिए जांच जो होती है वो न्यायालय के द्वारा की जाती है, मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है, और
इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा लगाए गए किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है। जांच जो होता है मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट ही कर सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता है। मजिस्ट्रेट के द्वारा लगाए हुए व्यक्ति कोई और कर सकता है, लेकिन स्वयं नहीं कर सकता। जांच एक जुडिशियल कार्रवाई होती है, न्यायिक कार्रवाई होती है, लेकिन ये जो जो विचारण जो होता है वो कैसी कार्रवाई होती है, वो एक प्रशासनिक कार्रवाई होती है, प्रशासन के द्वारा की जाती है। इसके यहाँ ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट। इसके साथ साथ बता सकते हैं ये जो जांच, देखो जो विचारण होता है, ये इन्वेस्टिगेशन जो होता है, इन्वेस्टिगेशन क्यों की जाती है, तो साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाती है, जबकि जांच जो होती है ये पता लगाने के लिए की जाती है कि मामला बनता है कि मामला नहीं बनता है। ठीक है, तो ये सारे इसमें अंतर हो गए। क्लियर हुआ? बताएं। जी ओके सर। इसमें किसी को कोई दिक्कत? जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं विचारण के बारे में। ठीक है, ट्रायल के बारे में। ट्रायल किसे कहते हैं, विचारण किसे कहते हैं? तो देखिए, ट्रायल को सीआरपीसी में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया, विचारण को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन सीआरपीसी में हर जगह विचारण ही दिया गया। सारी कार्रवाई, सारी प्रोसीडिंग, सारी चीजें किसके लिए? विचारण के लिए। कोर्ट विचारण कैसे करेगा उसके लिए सारी चीजें हैं, लेकिन विचारण को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। जबकि जांच को परिभाषित किया गया, इन्वेस्टिगेशन को परिभाषित किया गया है, लेकिन विचारण को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। क्लियर हुआ इतना? अब देखिए, विचारण से संबंधित प्रावधानों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि विचारण मजिस्ट्रेट के द्वारा या न्यायाधीश के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई होती है। जैसे हमने बताया, जांच किसके द्वारा की जाती है? मजिस्ट्रेट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा। उसी प्रकार से जो मजिस्ट्रेट जो विचारण है, तो विचारण भी मजिस्ट्रेट और न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है? मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश के द्वारा इस तथ्य का निर्धारण किया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा इसका निर्धारण किया गया होता है अथवा नहीं। मतलब ये पता लगाने के लिए किया गया होता है मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश की अभियुक्त व्यक्ति जिस पर इल्जाम है उसने कोई अपराध किया है कि नहीं। इसके लिए जो भी कार्रवाई चलती है न्यायालय के समक्ष, वो विचारण कहलाती है। ठीक है, विचारण मामले की प्रकृति के अनुसार दोनों पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर संचालित की जाती है। विचारण कैसे चालू होता है, कैसे किया जाता है? दोनों पार्टियां कोर्ट में मौजूद होती हैं और दोनों पार्टियों की तरफ से क्या किए जाते हैं? साक्ष्य पेश किए जाते हैं, सबूत पेश किए जाते हैं। दोनों के वकीलों के द्वारा क्या होता है? आर्ग्यू होती, बहस की जाती है। तो इस प्रोसीडिंग को, इस कार्रवाई को क्या कहा जाता है? इसी को हम ट्रायल बोलते हैं, विचारण बोलते हैं। ठीक है, जो न्यायालय के समक्ष चलने वाली कार्रवाई, जिसके अंतर्गत पक्षकार के दोनों पक्षकारों के द्वारा क्या किया जाता है? सबूत, साक्ष्य पेश किए जाते हैं, जिसके आधार पर न्यायालय को फैसला करना हो। तो इस प्रोसीडिंग को ही हम विचारण कहते हैं। ठीक है, इसी से संबंधित अगर हम केस की बात करें तो ज्योति बनाम स्टेट का मामला है। ठीक है, ज्योति वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का मामला। ठीक है, इस मामले में देखिए न्यायालय ने क्या कहा? न्यायालय ने कहा कि विचारण का अभिप्राय मामले का संचालन करने वाले मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायाधीश के समक्ष मामले की सुनवाई से होता है, जो निर्णय दिए जाने के रूप में परिणामित होता है। यदि अभियुक्त व्यक्ति को दोषित किया जाए तो दंडादेश दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया? विचारण का अभिप्राय है कि मामले का संचालन करने वाले मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश के समक्ष मामले की सुनवाई, जो न्यायालय के समझ मजिस्ट्रेट और न्यायालय के सामने जो सुनवाई की जाती है, उस सुनवाई को ही हम बोलते हैं ट्रायल, विचारण। ठीक है, और जो निर्णय के रूप में परिणामित होती, निर्णय के रूप में फाइनल किया जाता है। इसमें या तो अभियुक्त को दोष मुक्त किया जाता है या तो फिर दोष सिद्ध किया जाता है उसके आधार पर। ठीक है,
हाँ बताओ सर अखिलेश। केस का नाम बता दीजिए, क्या? केस का नाम। ज्योति बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। क्लियर हुआ? जी सर। बस, तो ये भी हाँ समझ में आ गया कि नहीं आया? चलिए जी सर। अगली डिफिनेशन पढ़ते हैं। तो ये सारी अभी मैं परिभाषा बता रहा हूँ, परिभाषा खंड पढ़ रहा हूँ, सेक्शन 2 पढ़ रहा हूँ। उसमें जो जो खास खास इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो पेपर के में आती रहती हैं, एग्जाम के माध्यम से उपयोगी हैं, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे चार्ज की, आरोप की। ठीक है, जिसकी परिभाषा धारा 2B में दी गई है। ठीक है, कहाँ दी गई है? धारा 2B में। किसकी परिभाषा दी गई है? चार्ज। चार्ज किसे कहते हैं, आरोप किसे कहते हैं? आरोप की परिभाषा कहाँ दी गई? तो धारा 2B में दी गई। आरोप से संबंधित प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? तो चैप्टर नंबर 17 में दिए गए हैं, जो अगर के अध्याय 17 और सेक्शन धारा 211 से 224 तक के जो प्रावधान है, प्रोविजन है, वो सभी आरोप से संबंधित। सेक्शन 211 से 224 तक। ठीक है, आरोप के बारे में बताया गया, आरोप क्या होता है। ठीक, क्लियर हुआ इतना? ठीक है ना? सर चैप्टर कौन सेक्शन सा बता होगा? दो। चैप्टर 17। चैप्टर चार्ज 17 की धारा 211 से लेकर 224। हाँ बताओ। चार्ज की सेक्शन बता दो सर। सेक्शन ही तो बता रहे हैं, 211 से लेकर 224 तक। जी सर। ठीक, क्लियर हुआ इतना? जी अब देखिए चार्ज होता क्या है, आरोप क्या होता है। तो देखिए आरोप के बारे में इसमें जो परिभाषा दी गई, उसको परिभाषा पहले समझते हैं। परिभाषा में यह बताया गया, आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो तो आरोप का कोई भी शीर्ष सम्मिलित होगा, ये बताया गया। अब इस परिभाषा को पढ़ने से कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, कि आगे चार्ज है क्या, इसमें बस यही बता दिया गया आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक से, जब एक से अधिक चीजों का आरोप हो, ठीक है, मतलब तो उसमें चाहे एक बात का आरोप हो तो भी वो चार्ज कहलाएगा, आरोप कहलाएगा, या उसके कई भाग हो, पार्ट हो, तो वो सब टोटल मिलाकर भी एक आरोप कहलाएगा। ठीक है, जैसे कोई अपराध हुआ, चाहे उसको हम हत्या सीधे बोले तो भी वो एक आरोप हो गया, या उसने उसको चाकू मारा, उसको लाठी से मारा, ठीक है, उसने धक्का दिया, तो ये सारी चीजें मिलाकर जो चीज बने तो वो सारी चीज भी क्या है, आरोप में जाएंगी। ठीक है, मतलब कई अपराध मिलके, कई अलग अलग कार्य मिलकर कोई चीज बन रहे तो भी वही काम बन रहा है, और सीधे बन रहा है तो भी वही काम बन रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से बस बताया गया है, लेकिन इसको परिभाषा को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया। लेकिन अगर हम बात करें अपने सरल शब्दों में, आरोप किसे कहेंगे, तो आरोप का देखिए मतलब ये होता है किसी अपराध के बारे में जिसका किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाने का उस पर इल्जाम है, उसे उस अपराध के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना ही आरोप होता है। ठीक है, मतलब किसी अपराध के बारे में जिसमें किसी अभियुक्त पर ये इल्जाम है कि उसने वो अपराध किया है, वो कार्य किया है, उसके बारे में संक्षिप्त रूप में दी जाने वाली जानकारी क्या कहलाती है, आरोप कहलाती है। जैसे रेलिंग बनाम एम्परर का मामला आया, रेलिंग रेलिंग बनाम एम्परर का मामला, इस मामले में उच्च न्यायालय के द्वारा ये कहा गया कि आरोप किसी व्यक्ति के विरुद्ध विशिष्ट अभियोग की संक्षिप्त विरचना होती है। मतलब जो विशेष तरह का जो उस पर अभियोग लगाया गया, इल्जाम लगाया गया, उसको शॉर्ट में, संक्षिप्त रूप में उसके उसके तथ्यों को लिखकर, उसकी रचना करके उस अभियुक्त को जिस पर ये इल्जाम लगाया गया है उसको सूचित करना होता है।
शीघ्र से जल्दी, ताकि उस व्यक्ति को जिस पर ये इल्जाम लगाया गया है उस अपराध के बारे में उसे जानकारी हो सके और उसका वो अपना बचाव पेश कर सके। ठीक है, जैसे आप पर कोई इल्जाम लगा दिया कि आपने मर्डर किया, ये तो कोई भी झूठा भी इल्जाम लगा सकता है, सही भी लगा सकता है, या किसी व्यक्ति ने कई अपराध कर रखे हैं, अब कोर्ट से नोटिस आई है, वारंट आया है, अब ये नहीं पता चल रहा है कि वो किस अपराध के लिए हमारे लिए आया। तो इसके लिए सबसे पहले जिसे पकड़ा जा रहा है उसे इस बात की जानकारी भी तो देना पड़ेगा, आखिर उसे क्यों पकड़ा जा रहा, किस अपराध के लिए पकड़ा जा रहा। तो इसके लिए कुछ तो लिखकर उसे दिखाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, तब देखिए आरोप निर्मित किया जाता है, चार्ज फ्रेम किया जाता है कि कौन कौन सी धारा के तहत उस पर किस किस इल्जाम में कार्रवाई के लिए कोर्ट में उसे पेश होने के लिए बुलाया जा रहा है। तो ये जो जानकारी है इसी को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, चार्ज फ्रेम करना। अब चार्ज फ्रेम कौन करता है, चार्ज कौन लगाता है, बताओ कौन बताएगा? पुलिस वाले लगाते हैं, चार्ज फ्रेम करते हैं, या मजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम करता है? बताओ बताओ। चार्जशीट बनाते हैं सर, चार्जशीट बनाते हैं, उसी के अंतर्गत। चार्जशीट अलग चीज होती है या और चार्ज अलग चीज होती है। सर पुलिस वाले की भी सर एफआईआर वही लिखते हैं करता है। हाँ? पुलिस वाले सर, पुलिस वाले नहीं, गलत। चार्ज हमेशा मजिस्ट्रेट फ्रेम करता है, चार्जशीट जो होती है वो पुलिस अधिकारी बनाता है। चार्जशीट में बहुत कुछ उल्टा सीधा गलत सलत पुलिस वाले क्या है बनाकर चार्जशीट तैयार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। मजिस्ट्रेट फिर उसकी जांच कराएगा, जांच कराने पर जो जो अपराध के बारे में सच्चाई निकलेगी उन मामलों को या उन धाराओं को ही मजिस्ट्रेट क्या करेगा, फ्रेम करेगा, लिखेगा, और उसी को कहेंगे चार्ज फ्रेम। और उसी को जिसे भी अगर जिसके बारे में ऐसे चार्ज को फ्रेम किया गया है, ऐसे अपराधों सेक्शन धाराओं को लिखा है मजिस्ट्रेट ने, तो उसके अगर उसने गंभीर मामला किया है, गंभीर अपराध किया है तो वारंट निकालेगा, अगर गंभीर मामला किया है तो हल्का फुल्का वाला काम है तो समन निकालेगा। जब भी समन या वारंट निकाला जाएगा इसके खिलाफ तो उसे चार्जशीट जो चार्ज फ्रेम किया गया मजिस्ट्रेट के द्वारा इसकी एक कॉपी भेजी जाएगी, ताकि उस व्यक्ति को जिसे कोर्ट में बुलाया जा रहा है, हाजिर होना है या जिसे पकड़ के लाया जा रहा है, उसे अपने उसके बारे में पता चल सके कि आखिर उसे क्यों कोर्ट में आना है। तभी तो तैयारी करके आ पाएगा, तभी तो जब मजिस्ट्रेट पूछे कि क्या तुमने ऐसा कार्य किया तो जवाब दे पाएगा। अचानक बुला लिया, मजिस्ट्रेट पूछे वो क्या जवाब दे? दूसरा तो पूरी तैयारी में आई है पार्टी और इसको तो कुछ पता ही नहीं है, चार्ज लगाया गया है ना। तो समझ में आ गया इतना जो मैंने बताया, चार्ज क्या होता है, चार्जशीट क्या होती, दोनों अलग चीज है। चार्जशीट अधिकारी के द्वारा और चार्ज मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा फ्रेम किया जाता है। ठीक है, तो चार्जशीट जो होती है, चार्जशीट को कई नाम से जानते हैं, चालान नाम से जानते हैं, चार्जशीट के नाम से जानते हैं, फाइनल रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारे नाम हैं, उनके नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो चार्जशीट किसके द्वारा तैयार की जाती है? पुलिस अधिकारी के द्वारा तैयार की जाती है। और चार्ज किसके द्वारा फ्रेम किए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं? तो न्यायालय के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा इसे फ्रेम किया जाता है। क्लियर? जी सर। सभी को क्लियर? कोई डाउट हो इसमें तो बताएं मुझे। ठीक है, आगे चल के जब हम आपको पढ़ाएंगे आरोप के बारे में, चार्ज किसे कहते हैं, चार्ज के प्रोविजन कौन कौन से हैं, जो हमने अभी बताया धारा 211 से 224 तक के, तब हम तब डिटेल में आपको समझाएंगे एक एक चीज के बारे में। फिलहाल अभी हम परिभाषा खंड पढ़ रहे हैं, सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में परिभाषा क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है, तो वहां तक ही हम पढ़ा रहे हैं अभी फिलहाल आपको। क्लियर? जी सर। बस
एक डिफिनेशन और आपको इसमें जाननी है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं लिखित परीक्षा की बात कर रहे हैं, तो उनमें कौन कौन सी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम उनको पढ़ रहे हैं। अगर ऑब्जेक्टिव हो तो उनके लिए सारी सेक्शन, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट हो सकती है सेक्शन 2 से, तो हम उनको सिर्फ पढ़ा रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो एक परिभाषा दी गई है धारा 2WA में, पीड़ित की, विक्टिम की। पीड़ित, विक्टिम किसे कहते हैं? हाँ, विक्टिम कौन होगा? विक्टिम मतलब पीड़ित, इसके खिलाफ अपराध हो। हाँ। सर फिर से रिपीट कर दीजिए, क्या बोला था? TW धारा 2 उपधारा WA। जी सर। ठीक है, इसमें से परिभाषित किया गया। किसे परिभाषित किया है? पीड़ित को, विक्टिम को, विक्टिम, VICTIM, विक्टिम। इसकी परिभाषा दी गई WA, धारा 2WA, 2 लिखेंगे, ब्रैकेट में WA लिखेंगे। जी सर। ठीक है। अब देखिए, ये कहा गया पीड़ित में किसे किसे हम शामिल मानेंगे। ठीक है, परिभाषा में क्या दिया गया है कि पीड़ित के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, किसे पीड़ित माना जाए। तो देखिए, सबसे सिंपल सी बात है, जिसके खिलाफ अपराध हुआ है, जो प्रताड़ित हुआ है, तो क्या कहलाएगा? पीड़ित आएगा। विक्टिम, ये तो सिंपल था, इतना तो पता ही है, सभी को मालूम है। अगर तुमको किसी ने पीटा तो तुम विक्टिम हो गए, या जिसने पीटा वो विक्टिम होगा, पिटने वाला। ठीक है। जो पिटेगा वो विक्टिम कहलाएगा, जो पीटेगा वो एक्यूज्ड कहलाएगा, अभियुक्त कहलाएगा। ठीक है जी सर। तो विक्टिम एक तो ये सिंपल हो गया। और कौन विक्टिम में आएगा? तो इसकी परिभाषा देखिए, धारा 2W कहती है कि पीड़ित का अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जो ऐसे किसी कार्य या लोक के कारण कारित हानि या क्षति से पीड़ित हुआ हो, जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को आरोपित किया गया हो, पद पीड़ित में उसका या उसकी संरक्षक या उसका विधिक वारिस है। तो पीड़ित में कहा गया कि अगर किसी कार्य के द्वारा या किसी लोक के द्वारा किसी को कोई नुकसान हुआ है, हानि हुई है, ठीक है, और उसकी जिसके लिए अभियुक्त को आरोपित किया गया, उस पर इल्जाम लगाया गया, तो ऐसी सिचुएशन में पीड़ित शब्द के अंतर्गत जिसके खिलाफ अपराध हुआ है वो भी आएगा। इसके साथ साथ उसके संरक्षक है, गार्जियन है, वो भी इसमें शामिल माने जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ उसके जो विधिक लीगल वारिस है, ठीक है, तो वो भी उसमें शामिल माने जाएंगे। ये जो 3 हमने कैटेगरी बताई, ये तीनों जो है पीड़ित में आते हैं, विक्टिम। इनमें से कोई भी कोर्ट में जाकर क्या कर सकता है? मामले का संचालन कर सकता है। ठीक है, हाँ, ठीक है। बचाव में दूसरी पार्टी के रूप में कौन कौन सा? पीड़ित जो जिससे अपराध हुआ वो स्वयं, दूसरा उसके संरक्षक, उसके माता पिता या और कोई गार्जियन है, ठीक है, तो वो इसके साथ उसके वारिस, जैसे लड़का लड़की और पोता वगैरह, जो भी उसके वहाँ लीगल वारिस भी जो उसके ना रहने के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करेंगे, वही उसके लीगल वारिस हुए। ठीक है, तो ये सारे चीजें, ये लोग क्या कहलाएंगे? ये सब किसमें शामिल होंगे? तो ये सभी जो है विक्टिम के अंतर्गत शामिल माने जाएंगे। क्लियर? जी सर। चलिए, आज के लिए बस सेक्शन 2 में इतना ही हम पढ़ेंगे। ठीक है सर